हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख लिया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसके अकॉर्डिंग होता है। अपन ने प्लान क्या क्या देखा था, डिफरेंट थ्योरीज देखी थी बच्चों। इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर की थ्योरी देखी, उसको अपन ने स्टडी किया। अब अपन ने पिछला जो पढ़ा था, अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी थी बच्चों, ईएम थ्योरी। अब उसके बाद आते हैं अपन आज की थ्योरी पे, जो नेक्स्ट क्या है, प्लांक की क्वांटम थ्योरी। अब प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है बच्चों, वो अपन समझ लेंगे। ये क्या कहता है, रेडिएंट एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी नॉट कंटिन्यूअसली बट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। बात समझ में आई बच्चों। कल अपन ने बात की थी तो हमने क्या समझाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उस थ्योरी के अंदर अपन ने क्या बात करी थी बच्चों की वेव जो होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी क्या कर रही है, मान लेते हैं ये एक बॉडी है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो रहा है बच्चों, एनर्जी का ट्रांसफर। ठीक है, अब यहाँ पे आप खुद देख रहे हो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो हमने क्या कहा था, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर होती है तो डायरेक्ट ना होकर वो किस फॉर्म में होती है बच्चों, वेव की फॉर्म में। ये हमने पढ़ा था ईएम थ्योरी के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, यही एनर्जी क्या करती है, या तो इमिट होती है या एब्जॉर्ब्ड होती है बाय अ बॉडी। इमिट और एब्जॉर्ब्ड होने का मतलब क्या है, इमिट होना मतलब बाहर निकलना। इमिट का मतलब क्या होगा बच्चों, बाहर निकलना। मतलब ये बॉडी हम मान लेते हैं ए, ये बॉडी है बी। इस बॉडी ने एनर्जी क्या करी बच्चों, इमिट करी, बाहर निकाली, और इस बॉडी ने एनर्जी को क्या करा, एब्सॉर्ब किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों, अपन क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन को ध्यान से समझें। रेडिएंट एनर्जी इमिटेड और एब्सॉर्ब्ड बाय अ बॉडी नॉट कंटिन्यूअसली बट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। बात समझ में आई कि जो एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों, एक एनर्जी इमिट कर रहा है, दूसरा एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, चाहे इमिशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो। बात समझे, कोई एक एनर्जी का बाहर निकलना और एक एनर्जी का एब्जॉर्ब होना। ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बच्चों, ये कंटिन्यू नहीं होती। कंटिन्यू का मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है, मैंने कह दिया कंटिन्यू जा रही है, तो कंटिन्यू नहीं जाएगी, वो क्या होगी, स्मॉल पैकेट के फॉर्म में जाएगी। बात समझे। एक तो क्या कहते हैं अपन, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग को जाना है आपको अजमेर से जयपुर। बात समझे, आपको अजमेर से जयपुर जाना है, आपने क्या किया, 2 घंटे कंटिन्यू कार चलाई और पहुंच गए। या आपने क्या किया बच्चों, ब्रेक ले लेके गए, 2 मिनट किशनगढ़ रुक गए, फिर बीच में और आगे जो आया छोटा मोटा स्टेशन वहाँ रुक गए, फिर और आगे रुक गए। आप फ्रेंड्स के साथ गए, मस्ती करते करते गए, तो क्या गए आप, रुकते रुकते चले गए कि चलो यहाँ भी घूम ले फिर आगे चलेंगे, फिर यहाँ भी घूम ले फिर आगे चलेंगे। तो क्या हो गया, बीच में गैप आ गया। तो हम क्या कहेंगे, आपका मूवमेंट जो हुआ वो क्या हुआ, कंटिन्यूस तो था नहीं। आपका मूवमेंट कैसा हुआ, स्मॉल, जगह जगह पे रुक रुक के उसके बाद आप आगे गए। मेरी बात समझ में आई। तो ठीक ऐसे ही अपन जब कहते हैं बच्चों एक से दूसरे में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो वो ट्रांसफर कभी भी क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूस नहीं होता। कंटिन्यूस होने का मतलब क्या हुआ है, यहाँ से फटाफट ट्रांसफर हो जानी चाहिए, कंटिन्यू वे दिखना चाहिए। वो कंटिन्यू फॉर्म आपको नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है लेकिन स्मॉल पैकेट की फॉर्म में हो रही है। ये पैकेट्स क्या हो गए, एनर्जी के पैकेट हैं। जैसे एनर्जी इस पैकेट से इसमें ट्रांसफर हुई, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें, ऐसे करते 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 एनर्जी का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हुआ। तो हमने क्या कहा, एनर्जी कंटिन्यू नहीं गई बल्कि किस फॉर्म में गई, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में गई। ठीक है, या तो एक साथ चली जाती है या छोटे छोटे टुकड़ों में चली गई। मेरी बात समझ में आई आपको, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में गई। इन पैकेट्स को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, क्वांटम कहते हैं। बात समझ में आ गई। और बहुत सारे पैकेट होंगे तो उनको क्वांटा कहोगे, क्वांटम, क्वांटा, ये शब्द हम काम में लेते हैं। तो हमने क्या कहा, पैकेट्स से पैकेट्स को हमने क्या कहा बच्चों, क्वांटम कहा। ठीक है, लाइट के अंदर अपन बात करते हैं, जब लाइट की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ लाइट, जब हम कह रहे हैं कि बच्चों लाइट की बात चल रही है, एनर्जी क्या है, लाइट की फॉर्म में है। जब लाइट की बात होती है तो हम इन स्मॉल पैकेट्स को क्या कह देते हैं, फोटोन। लेकिन जब हम दूसरे केसेस की बात करते हैं, लाइट के अलावा जितने भी केस हैं, वो सब में ये स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी क्या कहलाएंगे, क्वांटम कहलाएंगे। स्मॉल पैकेट किसके हैं, एनर्जी के तो हैं, एनर्जी के छोटे छोटे पीस, एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स। ठीक है, बंडल कह सकते हो, पैकेट्स कह सकते हो। तो बंडल की फॉर्म में, पैकेट की फॉर्म में जाता है एनर्जी का ट्रांसफर। अपन कहते हैं दूसरे केसेस में हम इसको क्वांटा कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। और जब लाइट का केस आता है बच्चों, इसको क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। इज दैट क्लियर, इतना दिमाग में क्लियर है। अब अपन आ जाते हैं इसकी इक्वेशन फॉर्म में। हम क्या कहते हैं, एनर्जी जो है, एनर्जी किसके हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। न्यू क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एनर्जी बच्चों किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अब आपको पता है एनर्जी का अपन को हटाना होगा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, तो हमें पता है जब भी आप प्रोपोर्शनल हटाओगे आप एक कांस्टेंट लगाओगे, हाँ कि नहीं। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लाया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, तो मैंने एक कांस्टेंट लगाया जो कि क्या था, एच। एच क्या है बच्चों, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और जनरली हम इसको जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट नाम से। ये प्लैंक कांस्टेंट होता है बच्चों जिसका वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻³ किलो जूल में। अब किलो जूल से अगर इसको सिंपल जूल में अपन कन्वर्ट करेंगे तो सीधी सी बात है, 0 बढ़ेंगे, हाँ कि नहीं। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, -34।
ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं, अपन अर्ग की फॉर्म में लेते हैं, इस यूनिट में अपन लेंगे तो ये वैल्यू तो सेम ही 6.626, लेकिन क्या हो जाएगा बच्चों 10 की पावर चेंज होती रहेगी। यहाँ पे 10 की पावर -27 आ गई, अर्ग की फॉर्म में अपन लेते हैं तो क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे h क्या हुआ बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्लैंक कांस्टेंट, जनरली आप इसको प्लैंक कांस्टेंट के नाम से ही जानोगे, ठीक है। तो E = होता है h न्यू। अब आपको पता है न्यू का वैल्यू क्या होता है बच्चों, c/λ, हम पहले पढ़ के आए वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, हाँ कि नहीं। तो न्यू अपनी फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी को अपन इसकी इक्वल रखते तो अपन ने वैल्यू पुट कर दिया, अपना क्या निकल के आया बच्चों इक्वेशन, E = sc/λ। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ने क्या बताया था कि एनर्जी जो होती है कभी भी कंटिन्यू नहीं जाती, एनर्जी स्मॉल पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, और उन्हीं स्मॉल पैकेट को आप क्या कहते हो, क्वांटम कहते हो। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे अपन ने इसको इक्वेशन की फॉर्म में देख लिया कि भाई एनर्जी जो है, एनर्जी किस फॉर्म में आ जाएगी, hc/λ की फॉर्म में। क्लियर है बच्चों, इक्वेशन समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं बच्चों E = nhν। nhν कब कह रहे हैं, जब अपन कह रहे हैं बहुत सारे पैकेट्स हैं। n यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, n यहाँ पे एक इंटीजर है। अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ पैकेट ट्रांसफर हो रहे तो नंबर ऑफ पैकेट को आप किससे बताओगे, n से बताओगे। n मतलब नंबर ऑफ पैकेट, हमने कहा भाई स्मॉल पैकेट्स हैं, उनको अपन ने क्या कह दिया बच्चों, क्वांटम कह दिया। अब वो जो स्मॉल पैकेट्स है वो क्या होंगे, नंबर में ज़्यादा ही होंगे, हाँ कि नहीं। उन आपको अगर अपन को बताना हो तो अपन n नंबर से बता देते हैं। n यहाँ पे क्या हो गया, इंटीजर, जो कि क्या बताता है, नंबर ऑफ क्वांटम बताता है। स्मॉल पैकेट्स हैं उनको हमने कहा क्वांटम, और क्वांटम एक से ज़्यादा होंगे तो अपन ने उसको n इंटीजर से बता दिया। मेरी बात क्लियर है बच्चों, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 100,000 कुछ भी, ठीक है। जितना नंबर ऑफ क्वांटम होंगे उतना अपन नंबर ऑफ n का वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे। मेरी बात क्लियर है। तो अगर आपका यही वैल्यू अगर यहाँ पे अपन n लगा देते तो सेम वही इक्वेशन आ गई, E = hν, E = nhν। n मतलब नंबर ऑफ इंटीजर, ठीक है। n sc/λ हो सकता है, और sc/λ का अगर अपन न्यू बार लगा दे बच्चों यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं क्या इसको ऐसा। आपको ध्यान है न्यू बार हमने कहा था लास्ट में, तो वो क्या था आपका, वेव का, देखो क्या था बताओ, न्यू बार क्या था आपका, वेव नंबर, वेव का नंबर, ध्यान है। वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ का, ये बात हमने डिस्कस की थी अच्छे से, आप लोगों को ध्यान नहीं है, एक बार पढ़ना उसको ढंग से। वेव नंबर क्या बोला था अपन ने, एक तो ये नंबर ऑफ वेव, और एक अपन ने क्या कहा था, वेव लेंथ, याद है। और अपन को पता है कि अगर वेव लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी तो वेव का नंबर कम होगा, वेव का नंबर ज़्यादा होगा तो वेव की लेंथ क्या हो गई बच्चों, कम हो गई ना, ये देखो छोटी हो गई, फिर ये छोटी हो गई। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब न्यू बार से अपन इसको रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों, वैल्यू 1/λ को न्यू बार रख दो तो यहाँ पे अपना इक्वेशन क्या निकल के आ गया, nhc न्यू बार। जहाँ पे अगर आपका वैल्यू है, आपके पास क्या दे रखा है, वेव नंबर दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। बात क्लियर है। जहाँ पे वेव लेंथ नहीं होगी वहाँ वेव नंबर से भी निकाल सकते हैं अपन, क्या। यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी क्या था आपका, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ध्यान है। वही वैल्यू अपन ने यहाँ पे रखा है, सेम वैल्यू है बच्चों, सेम। क्या रखा, मैंने सिर्फ n लगा दिया, मैंने कहा भाई E = hν था। अब क्वांटम जो हो सकते हैं वो ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, इसलिए n नंबर लगा दिया, उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी nsc/λ वही वाली बात है, सिर्फ अपन ने क्या किया, इसको भी हम आगे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं, E = क्या हो जाएगा आपका, sc न्यू बार, यही तो बात है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, n लगा दिया, n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ क्वांटा। क्वांटम के नंबर ज़्यादा, जितने ज़्यादा क्वांटम नंबर होंगे वही अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों अपन आते हैं इसके न्यूमेरिकल पे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट देखो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। यहाँ देखिए आप क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट ऑफ वेव लेंथ 5.862 × 10⁻60 मीटर इन जूल। अब आप देखो बच्चों, हमको सीधी सी बात बताए क्या निकालनी है, आपको एनर्जी निकालनी है। एनर्जी किससे बता रहे हो आप, कैपिटल ई। अपन ने कल यही तो कहा था, एनर्जी का फॉर्म ही तो बताया था, कल भी कैपिटल ई से बताया था अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर। ध्यान है आपको, कैपिटल ई मतलब क्या बताता है बच्चों, एनर्जी बताता है। अपन को क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है एनर्जी। एनर्जी निकालने का अपना फॉर्मूला क्या होता है, nhc/λ, यही फॉर्मूला है, लिखा हुआ है वहीं पे, देख लो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, n मतलब क्या है, इंटीजर, मतलब यहाँ पे क्या है, ऑफ अ फोटोन, क्योंकि सोडियम लाइट है। अपन ने क्या कहा था, लाइट जो होती है उसमें स्मॉल पैकेट को अपन फोटोन कह देते हैं, और क्वांटा कहाँ पे कहते हैं, जहाँ पे दूसरे केसेस आते हैं। लाइट के अलावा बाकी सबके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, क्वांटम। यहाँ पे अपन लाइट काम में ले रहे हैं बच्चों, इसीलिए अपन क्या काम में लेंगे,
सॉरी फोटोन काम में ले रहे हैं, इसलिए अपन लाइट काम में ले रहे हैं तो अपन फोटोन को काम में लेंगे। अब आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे गौर करो बच्चों क्वेश्चन पे, एनर्जी निकालनी किसकी, एक फोटोन की। बात समझे, एक क्वांटम या एक फोटोन होता है तो एन का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 1, समझ गए, ठीक है। उसके बाद एच की बात कर लेते हैं। एच क्या है आपका, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितना आती है 6.626, ठीक है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर, ये जूल में दे रखा है तो हम भी जूल वाला वैल्यू लेंगे, 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल। यही है बच्चों, किलो जूल था -31, जूल में ले रहे तो माइनस का 34, ठीक है। उसके बाद ये आपका एच का वैल्यू आ गया। अब आपका लैम्डा का वैल्यू देखो, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है वेवलेंथ, ये क्या है क्वेश्चन में, वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या है बच्चों, लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ मुझे, 5.862 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 16 मीटर, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या बच रहा है, सी। सी क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी। और आपको पता है कि सोडियम लाइट है, लाइट की वेलोसिटी हमको पता है। सी का वैल्यू अगर अपन निकालते हैं बच्चों तो सी क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई। और यहाँ पे सोडियम लाइट दी हुई है तो लाइट की वेलोसिटी का वैल्यू फिक्स होता है, जो क्या होता है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8, याद है, ये हमने कल भी लिखा था वैल्यू, सी का वैल्यू। आप देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी का वैल्यू आप ध्यान करो, जिसके अंदर हमने वैल्यू लिखा था 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 होता है, कल की थ्योरी में था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में था, पढ़ो, लिखा हुआ है ना। लाइट का वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर क्या थी, 10 टू द पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स, है ना। माइनस था प्लस था, पक्का सही है, इसलिए लिखा था कि क्रॉस चेक करें अपन, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। अब आपके पास सारी वैल्यू आ गई, वैल्यू रखो, आंसर निकालो, बताओ मुझे कितना आंसर आता है, कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो और मुझे बताओ कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। कैसे रखेंगे अपन, n का वैल्यू आपका 1 आ गया, 1 इंटू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, c भी मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ही आएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू 5.862 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 16। सिक्स 626 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5862। माइनस का 16 है, ऊपर का आके प्लस का 16 हो जाएगा, तो प्लस जो ऐड हो जाएगा ना, 16 और 8 कितने हो गए 24, प्लस का 24 माइनस का 34, माइनस होके कितना बचेगा, माइनस का 10 हो गया इतना। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, आपको क्या करना है 6626 इंटू 3, ये करोगे, करो कैलकुलेशन करो, 6626 इंटू में 3 और डिवाइडेड बाय 5862, इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर दो। सही है, अब करो इसको डिवाइड करो, 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं अपन। (9939 डिवाइडेड बाय 2931) और भी छोटा हो गया, 9939 डिवाइडेड बाय 293 और 1, कितना वैल्यू आ रहा है, नहीं टोटल कैलकुलेशन कर लोगे ना तो चला जाएगा 3.3 समथिंग में, क्योंकि 229 को आप 3 का ही मान लो, टोटल 3 मान लेते हैं, 3 का 3 में जाएगा 9 टाइम 3.39 समथिंग वैल्यू आ जाएगा बच्चों, और 10 टू द पावर आ जाएगी माइनस का 10 जूल, क्योंकि वैल्यू क्या था आपका, एनर्जी जूल में दी गई होती है। एनर्जी के लिए अगर अपन लगाते हैं इसमें कि उसकी यूनिट क्या होगी तो क्या होती है बच्चों, जूल आ जाती है। क्वेश्चन समझ में आ गया, वैल्यूज़ रखी, वैल्यूज़ रख के आंसर निकाल लिया, अपना प्लैंक की क्वांटम थ्योरी समझ में आ गई। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है प्लैंक की क्वांटम थ्योरी में, ठीक है, इतना समझ में आ गया कैसे होती है। अब अपन चलेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, बोर का एटॉमिक मॉडल, ठीक है, रब कर दूँ इसे, क्या -31 किलो जूल के लिए 34 जूल के लिए हो जाएगा, क्योंकि आप खुद देखो कि 3 जीरो पड़ेंगे किलो जूल से जूल में कन्वर्ट करने के लिए, 1 किलो में कितना होता है
1000 जूल होगा। 1 किलो जूल की बात करें तो अपन उसमें 1000 होगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई होते ही 3 जीरो ऐड हो गए। और क्लियर है? ठीक है, रब कर दें इसको। अब बच्चों आते हैं अपन अपना बोर के एटॉमिक मॉडल पे। ठीक है, अभी तक अपन एटम के डिफरेंट मॉडल देख के आए थे। अब लास्ट में जो मॉडल आया था बच्चों, बोर का एटॉमिक मॉडल था, जो नील बोर साइंटिस्ट ने अपने स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। बात समझ में आ गई? तो बोर का एटॉमिक मॉडल असल में क्या है? एटम के स्ट्रक्चर का अपन कहेंगे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि एटम के अंदर अपन बात कर रहे थे, अभी तक हम समझ के आए थे कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अभी तक डिफरेंट थ्योरीज आई थी। उसके बाद नील बोर साइंटिस्ट ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया था जो कि बहुत अच्छा है, और उसी के अकॉर्डिंग अपन पूरा एटम का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। बात समझ में आई? अब बच्चों यहाँ पे अपन बात करें, बोर का एटॉमिक मॉडल असल में क्या होता है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी देखी अपन ने, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या होता है? क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है, इसलिए अपन ने इसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहा है। ये बेस्ड है किसके ऊपर? क्वांटम थ्योरी के ऊपर, और क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का जो क्लासिकल लॉ होता है उसी के अकॉर्डिंग ये थ्योरी उसके ऊपर बेस्ड है। इतना समझ में आ गया? अब बोर की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट उसने क्या दिया? एटम एज अ न्यूक्लियस। ये हम पहले भी पढ़ के आए थे कि एटम जो होता है बच्चों, उसके पास न्यूक्लियस होता है और जितने भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो सारे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड पॉइंट्स क्या थे यहाँ पे? क्या है बच्चों, बोर के कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं। उसने अपनी थ्योरी के अंदर ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे रखे गए हैं, और ये पोस्टुलेट और ये पॉइंट हमको बोर के एटॉमिक थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ये एटम की थ्योरी हमें समझाते हैं कि एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। बात समझ में आ गई? फर्स्ट पॉइंट हम पहले से जानते हैं, एटम के पास न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत स्मॉल है, और स्मॉल साइज है न्यूक्लियस का, और कहाँ पाया जाता है? ये एटम के सेंटर में। ये चीज़ भी हमको पता है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों क्या करते हैं? रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस लाइक सोलर सिस्टम। ये 2-3 पॉइंट तो रदरफोर्ड ने डिस्कस कर चुका था, जिसको बोर ने और अपने पोस्टुलेट में समझाया है। बात समझ में आ गई? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। जैसे ये क्या है? न्यूक्लियस है, ये एटम का स्ट्रक्चर जहाँ पे चारों तरफ कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। बात समझ में आ गई? उसके बाद अपन ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होता है बच्चों? सर्कुलर होता है, मूव करता रहता है। अभी अपन ने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जैसे सूरज के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट है वो सारे घूमते रहते हैं, सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमता है। और यहाँ पे अपन ने बोला इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होता है बच्चों? सर्कुलर होता है। बात समझ में आ गई इतनी? लेकिन रदरफोर्ड का क्या ड्रॉबैक था? उसने कहा था कि भैया घूमते घूमते वो सेंटर में गिर जाएगा, पर यहाँ पे बोर ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दोस ऑर्बिटल हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ दिस। उससे पहले मैं एक पॉइंट भूल गई, पहले पॉइंट बता देते हैं। अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब क्या हुआ बच्चों? अपन को पता है जब कोई चीज़ कंटिन्यू घूम रही है, आपको पता है कोई चीज़ जब सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो उस पर क्या लगता है? सेंटर से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो उसको अंदर गिरने नहीं देता। बात समझ में आई? किसी भी चीज़ अगर कंटिन्यू घूम रही है तो सारी चीज़ सेंटर में जाके नहीं गिरती है। क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि वो क्या कर रही है बच्चों? वहाँ पे एक उसका क्या कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर वर्क करता है। आपने देखा एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं कि कई है ना एग्जीबिशंस में आपने देखा होगा, कई जगह पे आप बताते हैं कि कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, ये सुना है, टीवी पे देखा होगा। तो इसका मतलब क्या? वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। जब वो इंसान सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो क्या होना चाहिए? सेंटर में गिर जाना चाहिए, बट इन रियलिटी वो गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि सेंटर का जो फोर्स लगता है, अपन कहते हैं ना सेंटर से क्या लग रहा है? उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा? कंटिन्यू घूमता रहेगा, मूव करता रहेगा, वो सेंटर में जाकर नहीं गिरेगा, क्योंकि वो क्या करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको ऑब्जेक्ट को बैलेंस करके रखता है। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये चीज़, ठीक है? नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। समझ में आ गया? जो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेंटर से ऐसा फोर्स है जो कि क्या करता है? उसको बैलेंस बनाए रखता है, उसको गिरने नहीं देता। तो यहाँ पे बोर ने इस चीज़ को समझाया है कि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा बच्चों। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा चला जाएगा। तो उसका अट्रैक्शन फोर्स कौन बैलेंस करता है बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स उसको अंदर आने देता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको पीछे भेजता है। तो दोनों क्या रहते हैं बच्चों? बैलेंस रहते हैं। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, लेकिन बीच में आके क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उस पर वर्क कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब अपन ने क्या कहा बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बोर का? इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दोस ऑर्बिट्स whose angular momentum is integer multiple of h/4 2π। क्या मतलब है बच्चों इस सेंटेंस का? ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन घूमता तो है, लेकिन घूमता किस में है? कुछ ऑर्बिट्स में घूमता है, और वो ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम जो आता है बच्चों वो किसका होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का। मतलब अगर अपन इसका एंगुलर मोमेंटम निकाले तो वो आता है NH/2π की फॉर्म में, जहाँ पे
n क्या है, कोई भी इंटीजर है, कोई भी नंबर हो सकता है बच्चों, 1 2 3 4 होल नंबर हो सकता है। और प्लैंक कांस्टेंट है h, ये हम जानते हैं। पाई भी एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट की वैल्यू रखें तो अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एंगल पे मूव कर रहे होते हैं। बात समझ में आई। इलेक्ट्रॉन को अपन ने कहा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं घूमता है, इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है। बात समझ गए। हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, किसी क्लोज ऑर्बिट के अंदर पाया जाता है, और वो ऑर्बिट अपने एंगल पे मूवमेंट करते हैं। जैसे अगर अब मैं बात करूं कि सन के चारों तरफ अपनी अर्थ घूम रही है, तो क्या अर्थ अकेली डायरेक्ट चक्कर लगा रही है कि सीधा नहीं लगाती, अर्थ अपने एंगल पे रोटेट करती है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम अलग होता है। आपने देखा होगा तो वो क्या होगी, अर्थ जो होती है वो थोड़ी टिल्टेड होती है। सोलर सिस्टम पढ़ा है, अर्थ थोड़ी टिल्टेड होती है, टिल्टेड मतलब थोड़ी घूमी हुई, तो क्या करती है, अपने ही एंगल पे पहले मूव करती है, उसके बाद वो मूव करते 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 सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। वो डायरेक्ट नहीं घूम रही, वो अपने ही एक्सिस पे टिल्ट फॉर्म में इतने एंगल पर वो क्या करती है, उसका रोटेशन चलता है, वो इस तरीके से चलता है, वो सीधा नहीं चलता कि यूँ चलेगा, नहीं, वो क्या चलेगा, यूँ मूव करता करता चलेगा। बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में पाया जाता है और उन ऑर्बिट का कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है, और वो ऑर्बिट रोटेट करते हुए न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है ये चीज़। और अपन ने बता दिया MVR का वैल्यू निकालेंगे तो NH/2π के इक्वल होता है, जहाँ पे इन सब का वैल्यू अपन ने देख लिया क्या क्या होते हैं ये। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एंगुलर मोमेंटम कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यूज। फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, अभी NH/2π आपको पता चल गया, ठीक है, NH/2π का वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू क्या हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 5, ये 6, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू कभी भी बच्चों फ्रैक्शन में नहीं होगा। फ्रैक्शन मतलब 1.5, या मैं लिख दूँ 2.5 या 3.5, 4.5 या 4.7 या कुछ भी, तो ये कभी भी इंटीजर में नहीं होगा। ये वैल्यू कभी भी आपको किसमें, सॉरी, फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, ये आपको होल नंबर पे वैल्यू मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 2 3 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। अपॉन में वैल्यू मतलब फ्रैक्शन ही हो गया ना, अपॉन का फ्रैक्शन होगा तो अपॉन में वैल्यू कभी भी नहीं आएगा। कंप्लीट नंबर होगा तो फ्रैक्शनल वैल्यू आपको कभी नहीं मिलेंगे एंगुलर मोमेंट के लिए, क्योंकि या तो 1 होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 0, कुछ भी हो सकता है। बात समझ गए इतनी। अब उसके बाद आते हैं बच्चों ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या होते हैं, असल में स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स को अपन स्टेशनरी कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो फिक्स हैं, वो नहीं घूम रहे। बात समझ में आई, ऑर्बिट नहीं घूम रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अंदर, समझ गए। अब यहाँ पे अपन ने कहा इलेक्ट्रॉन रिमेन इन स्टेशनरी फेज तो नॉट लूज एनर्जी तो ग्राउंड स्टेट। मतलब अब क्या नया पोस्टुलेट आया, यहाँ तक समझ में आ गए बच्चों सारे। अब नया पोस्टुलेट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन जो रहता है अपने स्टेशनरी फेज में रहता है। अपन क्या कहते हैं, एक तो बच्चा क्लास में शांति से बैठा है, इसका मतलब वो स्टेशनरी फेज में है, और जैसे ही टीचर बाहर गया तो भागना चालू कर देगा सब जगह, इसका मतलब वो क्या हो गया, स्टेशनरी फेज से क्या आ गया, अपने मूवमेंट आ गया, काइनेटिक फेज में आ गया, मूवमेंट करने स्टार्ट कर दिया, मोशन फेज में आ गया वो बच्चों। बात समझ में आई। अब अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जब अपने स्टेशनरी फेज में है, शांत बैठा हुआ है, तो क्या करेगा, कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा। कोई बच्चा क्लास में शांत बैठा है, उसकी एनर्जी वेस्ट होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो आप उसको क्या कहोगे, वो ग्राउंड स्टेट में बैठा है, मतलब शांत बैठा है। अपन कहते हैं ना कोई इंसान शांत बैठा हुआ है तो मतलब वो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा जब इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी फेज में होगा, जहाँ उसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो अपन कहेंगे वो कोई एनर्जी लूज नहीं करता, इसका मतलब वो कौन सी स्टेट में है बच्चों, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। अब अपन कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स, जो ऑर्बिट्स की बात करी थी अपन ने, स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, वो असल में क्या होते हैं, उनके पास डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सबका होता ही है, और ये यहाँ पे क्या होते हैं, ये इनको अपन क्या कहते हैं बच्चों, एनर्जी लेवल कहते हैं। बात समझ गए। वही स्टेशनरी ऑर्बिट जिनके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो अपन इनको एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। जनरली हम इनको क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल से कहते हैं, ठीक है। अब इनको किससे बताते हैं, 1 2 3 4 5 से बताते हैं, या फिर KLMNO इस तरह के नाम दे दिए जाते हैं, और ये न्यूक्लियस से बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, यहाँ पे देखो, जैसे ये आपका है न्यूक्लियस, इसके बाहर की तरफ सारे होंगे बच्चों 1 2 3 4 5, ये ऑर्बिट्स हो गए जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनको ना 1 2 3 4 5 यहाँ पे नाम दे सकते हैं KLMNO, दोनों नाम होते हैं इनके, जैसे अपन कहते हैं ना अपना घर का बाहर का नाम, वैसे इनके भी दोनों नाम होते हैं, 1 2 3 4 5 भी बोल सकते हो, या KLMNO ऑर्बिट्स भी कह सकते हो। क्लियर है बच्चों इतना। अब अपन चले नए पोस्टुलेट पे। अब क्या कहता है ये, emission and absorption of energy in the form of radiation when electron jump from one state to other। अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपन कह रहे हैं सब में, अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, जंप कर रहा है वो यहाँ पे, या फिर क्या करेगा, यहाँ से वापस इधर चला जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जंप कैसे हो रहा है, K से L में, L से वापस K में। बात समझ गए।
जब क्या हो रहा है बच्चों, के और एल की बात कर लें तो अगर आप इसको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो आपको पता है कि के यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, मतलब ये क्या हो गया, एल बाहर की तरफ है। या मैं इसको अगर ऐसे बताना चाहूँ तो आपको और इजी होगा, के के बाद एल, तो आपको दिख रहा है के नीचे एल ऊपर, किसकी एनर्जी कम है, के की, एल की एनर्जी ज़्यादा है। बात समझ गए। अब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा के से एल में, फिर वापस एल से वापस नीचे आ जाएगा के में। इतनी बात समझ में आई। जब इलेक्ट्रॉन बच्चों लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है तो क्या कर रहा है, वो जंप करता है तो क्या करेगा, अब देखो नीचे बैठा हुआ है, नीचे से ऊपर जाना है, आप नीचे के फ्लोर पे बैठे हो, आपको ऊपर के फ्लोर पे जाना है, तो आपको क्या चाहिए, एनर्जी, एनर्जी चाहिए ना, तभी तो चल के जाओगे सीधे चल के। बात समझ में। एनर्जी अभी आपके पास है नहीं, आप क्या करोगे, खाना खाओगे, कुछ तो चीज़ खाओगे, एनर्जी मिले, ताकत मिले तो जाके ऊपर चल सकें। बात समझ में। अब ऊपर जाके क्या करोगे, वापस नीचे आओगे तो फिर एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। बात समझ में आई मेरी, ठीक है। तो आपने क्या करा, पहले एनर्जी ली, फिर ऊपर गए, फिर ऊपर चल के वापस नीचे आया तो एनर्जी को वापस निकाल दिया। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब ऊपर जाना होता है, इसको जंप करना होता है दूसरे स्टेट में, या हम कह सकते हैं दूसरे एनर्जी लेवल में, तो ये क्या करता है बच्चों, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो इसको जैसे ही किसी ने एनर्जी दी, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी लेगा और क्या करेगा, जंप कर जाएगा ऊपर वाले ऑर्बिटल में, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, यहाँ जाके स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा तो क्या करेगा, वापस से नीचे आएगा, नीचे आने के लिए एनर्जी को इमिट करेगा। जब इसको ऊपर जाना होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आना होता है तो एनर्जी इमिट करता है। बात समझ गए, ये पॉइंट क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे अपन ने बोला इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या इमिट करते हैं, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाता है तो, ठीक है, जंप करता है तो। अब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इनर से आउटर, अंदर से बाहर वाले में जा रहा है तो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बाहर से वापस अंदर आ रहा है तो एनर्जी को क्या करेगा बच्चों, इमिट करेगा, बाहर निकालेगा। एनर्जी ले ली उसने, जब उसको क्या करना था, अंदर से बाहर जाना था, और वापस बाहर से अंदर आना है तो वो क्या करेगा बच्चों, एनर्जी को इमिट करेगा, एनर्जी को बाहर निकालेगा। बात समझ गए इतनी। जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिटल, देन इट इज सेड टू एज एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है, इनर से आउटर ऑर्बिटल में जाता है और जंप करता है, तब अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में। इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना था, आपको है ना नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पे जाना था, ऊपर वाले फ्लोर पे पार्टी हो रही है स्कूल में, आप नीचे वाले बैठे हो, शांत बैठे हो, ऊपर जाके आप एक्साइटेड हो जाओगे, मजे करोगे, खुशी मिलेगी कि हाँ भैया मैं ऊपर चला गया। बात समझ गए। सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, नीचे वाले ऑर्बिटल में था तो शांत बैठा हुआ था, तो ग्राउंड स्टेट में था, चुपचाप बैठा था, नीचे क्लास चल रही थी भाई, ऊपर जो है ऊपर पार्टी हो रही है तो ऊपर जाके क्या हो गया, खुश हो गया, एक्साइटेड हो गया। बात समझ में आई। सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, नीचे वाले लेवल में शांत बैठा है, ऊपर वाले लेवल में जाएगा, आउटर ऑर्बिटल में जाता है तो अपन उसको क्या कहते हैं, उसकी एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन की कौन सी स्टेट आ गई, एक्साइटेड आ गई। ग्राउंड थी जब नीचे था, आपको ध्यान है, जब इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी तब चुपचाप बैठा था, तभी ग्राउंड स्टेट में था। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन क्या करा, एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्ब करते एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड स्टेट कहलाई इलेक्ट्रॉन की। इतना क्लियर है बच्चों। ये बोर मॉडल के कुछ पोस्टुलेट हैं जिसके थ्रू उसने समझाया कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरह से होता है। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, नहीं। उसके बाद अपन दो टर्म बात कर लेते हैं बच्चों, एक तो आयनाइजेशन एनर्जी, एक सेपरेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन एटम। एटम क्या है, अब अपन ने क्या कहा, किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन शांत बैठा हुआ है, ठीक है, शांत बैठा मतलब उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। एक तो क्या होता है, एक्साइटेड होता है तो क्या करता है, एनर्जी निकाल के भी खेल कूद कर रहेगा, घूम फिर लेगा। अब ग्राउंड स्टेट में बैठा है, इसका मतलब उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, शांत बैठा है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा। अब क्या मानो आप कोई बच्चा क्लास में शांत बैठा हुआ है और कोई दूसरा आके उसको क्या करता है, धक्का देके क्लास से बाहर निकाल देगा, ठीक है, तो मतलब क्या करेगा, कोई ये काम कौन कर सकता है, जो शक्तिशाली आदमी हो, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी हो, मतलब वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी लगाएगा, धक्का मारेगा, क्लास से बाहर निकालेगा, किसको, जो शांत बच्चा बैठा है उसको। बात समझ में आ गई। तो क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बच्चा खुद से उठ के नहीं जा रहा, उसको बैठा हुआ है शांत, उसको कोई मतलब नहीं है, भाई कोई एनर्जी नहीं है, मैं तो बीमार हूँ तो मेरे को बाहर नहीं जाना। आप ये देखो, किसी बीमार इंसान को जब घर से बाहर ले जाना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है, या तो आप उसको उठा के ले जाओ, या तो आप सहारा दे के ले जाओगे, या तो क्या करोगे, आप उसको गोद में उठा के ले जाओगे। बात समझ में आई बच्चों, ये चीज़ क्लियर है। सेम यही चीज़ हमने यहाँ पे कहा, अपन क्या कह रहे हैं कि भैया रिक्वायर्ड एनर्जी, वो एनर्जी जो क्या करना पड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से निकालना पड़ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन शांत बैठा है तो आपको उसको निकालना है बाहर, आपको बाहर निकालना मतलब आप उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी का अमाउंट जो आप दे के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो, वो एनर्जी का अमाउंट क्या कहलाता है बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी। बात समझे,
पॉइंट समझ में आया? इलेक्ट्रॉन शांत बैठा है, उसको आपको बाहर लेके आना है एटम से। एटम से बाहर निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो देनी पड़ेगी। जब आप उसको अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे तो वही एनर्जी क्या कहलाई बच्चों? आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। सेकंड क्या होती है बच्चों? सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? वो एनर्जी जो अपन इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड स्टेट से उसको वहां से लेके जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किस में? एक्साइटेड स्टेट में पहले से ही है, तो इसके पास एनर्जी है ही, और वही एनर्जी से अपन क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हैं वहां से, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सेपरेशन एनर्जी कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को हटाना वो कहलाती है सेपरेट करना। सेपरेट करना मतलब क्या होता है? हटाना, दूर करना, वही कहलाएगा आपका सेपरेशन एनर्जी। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गए? कोई डाउट है कुछ? आगे चले, रब कर दूं इसको, ठीक है। अब अपन इसका एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं आया? बोर का मॉडल समझ में आ गया अच्छे से? बोर के पोस्टुलेट समझ में आ गए? एक बार देख लें अच्छे से। बोर का मॉडल जो था बच्चों क्या था? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था, जिसको हमने क्या बोला था? क्वांटम थ्योरी के ऊपर है और क्लासिकल लॉ के ऊपर बेस्ड है। उसके अकॉर्डिंग अपन बोर के कुछ पोस्टुलेट तो पुराने थे और कुछ नए थे। इतना समझ में आ गया? अब बोर ने क्या कहा था कि भैया एटम के पास न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें पाए जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है और सेंटर में पाया जाता है। तीसरा चार्ज उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम का मूवमेंट होता है वैसा। इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं गिरता क्योंकि उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसी ऑर्बिटल में घूमता है जिसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है, और वो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू NH/2π के इक्वल होता है। अब अपन ने कह दिया भाई एंगुलर मोमेंटम कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होता, पॉइंट में नहीं आता, पूरी नंबर आता है उसका। क्लियर है? ऑर्बिट्स हमने कहा कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं? एक तरह से स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, शांत होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर स्टेशनरी फेज में होता है तो कोई इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं होती जो खर्च कर सके, तो इसीलिए उसको अपन ग्राउंड स्टेट कह देते हैं। क्लियर है बच्चों इतना? उसके बाद हमने कहा स्टेशनरी ऑर्बिट जो है उनके पास कोई ना कोई एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी इनकी रहती है, तो इसी को अपन एनर्जी लेवल्स कह देते हैं, जिनको अपन 1 2 3 4 5 के रूप में जानते हैं, या फिर के एलिमेंट शेल्स के बारे में नाम से जानते हैं इनको, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस से बाहर निकलते हुए होंगे, न्यूक्लियस से दूर जाते हुए। आउटवर्ड का मतलब न्यूक्लियस से बाहर निकलते हुए, जैसे न्यूक्लियस यहाँ है तो इससे बाहर निकलता हुआ के, फिर उसके बाहर एल, फिर उसके बाद एम, फिर एन, फिर ओ, फिर ऐसे करते हुए सारे बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? फिर हमने कहा इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, ठीक है। कब रिलीज और एब्जॉर्ब करता है? जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है, ठीक है। जब क्या कर रहा है, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा तो एनर्जी लेगा, और दूसरे लेवल से वापस पहले लेवल में आएगा तो एनर्जी देगा, ठीक है। लेगा तो एब्जॉर्ब कर रहा है, देगा तो एमिट कर रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जंप जो होता है इनर से आउटर ऑर्बिट में, तो वो कौन सी स्टेट में आ जाता है? एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। इतना क्लियर है? फिर दो एनर्जी देख ली, आयनाइजेशन एनर्जी जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, सेपरेशन एनर्जी जब एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। ये शांत बैठे हुए एटम से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी, और जब आप क्या कर रहे हो बच्चों, एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके आ रहे हो तो आपको क्या देनी पड़ेगी? सेपरेशन एनर्जी। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट है बच्चों कुछ? आगे चले, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब बच्चों अपन एप्लीकेशन के पार्ट पे आते हैं। बोर के एटॉमिक मॉडल समझ में आ गया हम लोगों को। अब इसका एप्लीकेशन का काम आता है, इसका एप्लीकेशन काम आता है रेडियस निकालने के लिए डिफरेंट ऑर्बिटल की, डिफरेंट शेल्स की। ऑर्बिट्स बोला था बच्चों अपन ने KLMN को, उनको हम क्या कहते हैं? दूसरे शब्दों में शेल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब उनकी रेडियस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला दिया है किसने? बोर मॉडल ने। अब उसका एप्लीकेशन मतलब रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने का फॉर्मूला ये आया है बच्चों, फाइनल फॉर्मूला ये है। कैसे निकला वो डेरिवेशन अभी अपन देखते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो ये क्या है? न्यूक्लियस जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने बता दिया इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस अपन किससे बता सकते हैं? उसकी रेडियस से बता सकते हैं। एटम की रेडियस कहलाएगी, हाँ कि नहीं? ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है इसके ऊपर कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, इस पर कोई ना कोई वेलोसिटी तो चल रही होगी जिसके अकॉर्डिंग मूवमेंट चल रहा है इसका। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब अपन बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, वो असल में क्या है? कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, ठीक है, जिसको अपन किसे बताते हैं? Q1Q2/r² से। क्लियर है इतना बच्चों? अब अपन ने ये लगाया कूलम्बिक फोर्स को बताया कि Q1Q2/r², ठीक है। यहाँ पे Q1 Q2 की जगह पे अपन क्या रख देंगे? प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज, ठीक है। Ze × E/r² क्या हो जाएगा बच्चों? K Ze²/r²। क्लियर है इतना? बात समझ गए? अब K बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट है जिसका वैल्यू दे रखा है 9 × 10⁹ नैनोमीटर क्यूब, नैनोमीटर स्क्वायर या कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। अब कूलम्बिक फोर्स की बात करते हैं अपन बच्चों, तो हमने क्या कहा था? कूलम्बिक फोर्स किसकी इक्वल है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल है। K Ze²/r² जो अपना निकल के आया था वो किसके इक्वल हो जाएगा? mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ये,
एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है बच्चों, ठीक है। अब आप खुद देखो वी स्क्वायर को अगर यहाँ रख दिया जाए तो अपोजिट होके क्या चला जाएगा यहाँ पे, अगर अपन वी स्क्वायर को बच्चों यहाँ पे लेके आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या रह गया, वी स्क्वायर रह गया, तो आपके उधर अपोजिट जाके क्या चला जाएगा, उल्टा जाएगा। यहाँ पे क्या है एम अपॉन आर, जब वो अपोजिट साइड में इक्वल की जाएगा तो क्या हो जाएगा आर अपॉन एम, ठीक है। तो यहाँ क्या चला गया था बच्चों, ये देखो आर अपॉन में क्या चला गया था, नीचे एम चला गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये फॉर्मूला समझ में आया, यहाँ पे क्या था बच्चों, आर स्क्वायर था, ठीक है, ये आर स्क्वायर यहाँ पे था, बात समझ गए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यही गया था। अगर मैं कहूँ वी स्क्वायर को यहाँ निकाला तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, के जेड ई स्क्वायर, और ये एम अपॉन आर था, इसके इक्वल जाके क्या हो गया आर अपॉन एम, और आर स्क्वायर इसके पास पहले से था। अब आप खुद देखो क्या इक्वेशन बनेगी, आर से आर कट जाएगा, क्या बचा नीचे, आर बचा, ठीक है। तो क्या हुआ, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया बच्चों, एम आर, एम भी तो है, बात समझ गए, एम आर हो गया, ठीक है। आर एम या एम आर बोलो, अपन बात एक ही है। क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब अपन को पता है कि एम वी आर अपन अभी निकाल के आए थे, एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला कितना होता है, एन एच अपॉन 2 पाई। क्लियर है, ठीक है। अब v का वैल्यू अपन लेके आते हैं, v को इस तरफ लाओ तो क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा, एम आर नीचे चला जाएगा यहाँ पे भी। क्लियर है, इक्वेशन क्या हो गई अपनी, सेकंड हो गई, फर्स्ट इक्वेशन अपनी ये आई थी ये वाली, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन अपनी ये आ गई। अब अपन को क्या करना है, v का वैल्यू अपन ने निकाल लिया, इतना है। अब v का वैल्यू अपन क्या करेंगे बच्चों, ये है ना अपना वी स्क्वायर, ये क्या है असल में वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर की जगह पे v का वैल्यू डालेंगे अपन, ठीक है। क्या आ जाएगा इक्वल, अगर आप वैल्यू पुट कर देते हो v का तो क्या आता है, वी स्क्वायर है ना, ये सिंगल v का वैल्यू इतना है, वी स्क्वायर का इसका स्क्वायर होगा, खोलोगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम आर। क्लियर है बच्चों। अब अपन ने क्या कहा, आर का वैल्यू इधर निकाला, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है, बाकी सब क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो आप देखो लेके आओगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर को इधर लेके आए, ठीक है। एम आर को अगर मैं इस तरफ ले जाऊँ, एम आर क्या होगा, इक्वल के इस तरफ जाके ऊपर आ जाएंगे, हाँ कि नहीं। तो आर यहाँ पे छोड़ दिया और एम वापस अपन इक्वल के इस तरफ लेके आए तो क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एम, हाँ कि नहीं। एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम स्क्वायर एम हो गया इसके साथ, और पूरा नीचे क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, उसके साथ ये के जेड ई यहाँ पे इसके अपॉन में चला गया। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लोगे एम से क्या कट जाएगा, एम कट जाएगा, क्या बचा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ठीक है। क्लियर है इतना। अब बच्चों यहाँ से अपन क्या करेंगे, जब एम आर को यहाँ लेके जाते तो क्या होता है, आर से आर कैंसिल आउट हो जाता है, और उसके बाद क्या बचता है, एक सिंगल आर बचेगा। बात समझ गई, ये आर स्क्वायर कहाँ गया, कट आउट हो गया, कट आउट होने के बाद अपने पास क्या बचा, ये एक सिंगल आर बच गया। क्लियर है बच्चों, पॉइंट डाउट है किसी को। इक्वेशन आ गई थर्ड। अब आपको पता है एच क्या है, एन इंटीजर है, एच कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एम के कांस्टेंट है, जेड ई कांस्टेंट है। अगर सबका वैल्यू बच्चों यहाँ पे रखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ पाई एच एम के एंड ई इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन में जब इन सबके वैल्यूज पुट किए गए तो आपको पता चला, पुट करने के बाद अपना जो आंसर निकला बच्चों, कैलकुलेशन करने के बाद वो निकला 0.529 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड। जेड क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, एन क्या हो गया, इंटीजर हो गया। एन का वैल्यू रखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर का वैल्यू रखना पड़ेगा जेड का। बात समझ गए, ठीक है। अब जेड का वैल्यू बच्चों यहाँ पे रखोगे। अब आपको पता है सेंटीमीटर में वैल्यू निकला है, सेंटीमीटर में निकला है, कैलकुलेशन होने के बाद वो पूरा कैलकुलेट करके अलग ही निकाल लिया जाता है, ठीक है। अब ये आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम, अपन ने पिछली बार लिखा था कल, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग अपन ने बताया था 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होता है, 10⁻10 मीटर इजिकल टू 10⁻8 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, सेंटीमीटर में 10⁻8 सेंटीमीटर, उसकी जगह पे एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं अपन। तो हमने क्या करा, वैल्यू वही 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड का एंगस्ट्रॉम कर दिया, 10 का वैल्यू वहाँ से रिमूव कर दिया, क्योंकि उसको अपन ने क्या कर दिया, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया। इतना क्लियर है बच्चों। तो आर का वैल्यू जब अपन निकालते हैं रेडियस तो वो निकल के आता है इतना, क्या ई स्क्वायर है ना, ई का वैल्यू रख सकते हो ना आप, ई का वैल्यू रखते ही जेड को सिर्फ खाली जेड रहेगा वहाँ पे। फिर बात समझ गए, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ तक बच्चों समझ में आ गई बात। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसका क्या निकला, एप्लीकेशन आया बोर मॉडल का, कि आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो डिफरेंशियल्स की।
क्लियर है। लेकिन ये वाला जो बच्चों फॉर्मूला है आर का निकला अपने पास, वो आर का फॉर्मूला वर्क करता है हाइड्रोजन और हीलियम जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये जो अपन ने बताया है ये फॉर्मूला निकालने का, रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वर्क करेगा, ऐसे एटम्स के लिए वर्क करेगा जिनके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की निकली है यहाँ पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क करता है या ये, और ये किसके ऊपर काम करेगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए। इज इट क्लियर बच्चों? बोर का मॉडल यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे। कोई डाउट है बच्चों? थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।